वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोगों का स्वागत है यूपी पीसीएस की हमारी टॉप 30 एमसीक्यू की सीरीज़ में। ये 5वां वीडियो है, ये थोड़ा सा लेट हुआ है बट अब आपको प्रॉपर यहाँ पर वीडियोस देखने को मिलेंगे। सो क्वेश्चंस पे चलें, इससे पहले यहाँ पर इमेज ऑफ द डे के बारे में बात करते हैं। महात्मा गांधी जी का मैंने आपको इमेज शो किया था और आपसे कहा था कि आप कमेंट सेक्शन में इनके बारे में वो सारे फैक्ट्स बताइएगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो रिप्लाई आया था वो आया था आपका इनोसेंट गर्ल की तरफ से। इन्होंने कमेंट सेक्शन में सबसे पहले आंसर किया था। इसके बाद विराट कश्यप, महिमा राजपूत, सुतीक्षा, धनंजय शुक्ला, योगेश्वर कुमार पटेल और शिव का तांडव, ये इन सब लोगों ने यहाँ पर कमेंट सेक्शन में महात्मा गांधी जी से रिलेटेड वो सारे पॉइंट्स मेंशन किए थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो के स्टार्टिंग में ऐसे ही अनाउंस हो तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर रिप्लाई करिएगा, ठीक है। सो आज हम बात करते हैं इमेज ऑफ द डे की। जो इनके बारे में आपको बताना है वो है आपके पंडित नेहरू। सारी वो फैक्ट्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लाइक कौन से कांग्रेस सेशन में ये रहे थे, ठीक है, और कौन कौन सी मतलब कमेटी में रहे थे। बाकी जो आपका फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसमें कौन सी कमेटीज़ में रहे थे, मतलब वो सारे फैक्ट्स आपको कवर अप करने हैं जो इनसे रिलेटेड हैं और एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। सिंपली ये मत करिएगा गूगल से आप देख के विकीपीडिया से वहाँ से कट कॉपी करें, वो चीज़ मत करिएगा। अपने आप थोड़ा सा अपना थॉट प्रोसेस इंप्रूव करिए और सोचने की कोशिश करिएगा आप क्या कुछ जानते हैं इनके बारे में, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपके दिमाग में होगा वही आप एग्ज़ाम में परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सो कोशिश ये करिएगा कि आप अपने आप से कितना सोच पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर किसी के बारे में भी इमेज ऑफ द डे में जो भी मैं आपको पिक्स दिखाऊंगा तो उनके बारे में बहुत सब कुछ नहीं, सिर्फ वो जो एकदम रिलेवेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस तरीके से करिएगा। इमेज ऑफ द डे वाला ये सेक्शन स्टार्ट करने का बेसिक पर्पज़ यही है कि थोड़ा सा ब्रेन स्ट्रोमिंग आप लोगों की हो जाए, ठीक है। सो ब्रेन स्ट्रोमिंग के लिए है, ना कि कट कॉपी करने के लिए। सो आइए अब जो है स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है मनुस्मृति के बारे में। तो यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है यहाँ पर मनुस्मृति के संबंध में। पहला यहाँ पर स्टेटमेंट है कि ये सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मानी जाती है, मतलब कि सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक और मोस्ट एंशियंट है। सो ये तो बिल्कुल सही बात है, मनुस्मृति को ऐसे ही माना जाता है। दूसरी चीज़ कि इसमें जो प्रमुख इसके टीकाकार थे, जिसमें मेघातिथि, गोविंदराज और भारुची, ये तीन जो है इसके मेन कमेंटर्स थे। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है। सो इस तरीके से इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बोथ, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मंदसौर अभिलेख जो है इसका संबंध निम्न में से किस शासक से है। इसमें समुद्रगुप्त हैं, नरेश यशोवर्मन है, रुद्रदामन है और स्कंदगुप्त हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, नरेश यशोवर्मन। इनका संबंध है आपका मंदसौर अभिलेख से। अच्छा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि समुद्रगुप्त और रुद्रदामन और स्कंदगुप्त इनसे रिलेटेड कौन से अभिलेख हैं, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन में मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर मेंशन करें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर है आपका सिंधु सभ्यता। अब जो सिंधु सभ्यता थी इसके पतन के अगर कारण की बात करें और उसके मानने वाले जो विद्वान थे, जो स्कॉलर्स थे, उनसे रिलेटेड यहाँ पर आपको मैच कराने को दिया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा है यहाँ पर जो सही नहीं है, ठीक है, कौन सा मैच जो है वो इनकरेक्ट है। सबसे पहला यहाँ पर है जलवायु परिवर्तन। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है कि आर.एल. स्टाइन के बारे में, ठीक है, कि ये जो जलवायु परिवर्तन वाला यानी कि क्लाइमेट चेंज का रीज़न दिया तो ये आपका आर.एल. स्टाइन का है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका भूतात्विक परिवर्तन। तो ये यहाँ पर M.R. साहनी, ये दोनों यहाँ पर करेक्ट हैं। इसके बाद प्राकृतिक आपदा की बात करें तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। वहीं आर्यों के आक्रमण की बात करें तो गॉर्डन, चाइल्ड और व्हीलर इन्होंने दिया था, ये वाली बात भी यहाँ पर सही है। तो आपको इनकरेक्ट चूज़ करना था जो कि आपका प्राकृतिक आपदा, जो कि मैके ने यहाँ पर बोला हुआ है वो गलत है। इनकी जगह होना किसका चाहिए था, कैंडी का, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, रज़िया की अगर हम मौत की बात करें तो उनके मौत के टाइम पर मतलब मौत के बाद जो था गद्दी पर कौन बैठा था। मतलब रज़िया जब हट गई तो उसके बाद कौन आ गया जो उसकी सुल्तान बना वहाँ पर। महमूद शाह थे, नसीरुद्दीन मोहम्मद थे, बहराम शाह थे, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका, जो बहराम शाह हैं ये आए थे रज़िया की मौत के बाद, मतलब अगले जो सुल्तान बने थे यही बने थे, ठीक। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो है आपका कि जो फिरोज शाह तुगलक थे
ठीक है, तो इनके द्वारा कौन सा प्रशासनिक विभाग यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट था वो उसको इस्टेब्लिश नहीं किया गया था। अब यहाँ पे दीवाने कोही, दीवाने बंदगान, दारुल शफा और दीवाने इस्तेहाक, ये यहाँ पर आपके 4 विकल्प दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें दीवाने बंदगान की या फिर हम दारुल शफा की या फिर हम बात करें दीवाने इस्तेहाक की, तो ये तीनों ही आपके फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इनको स्थापित किया गया था। लेकिन अगर आप बात करेंगे दीवाने कोही की, तो इसको जो इनके कज़न थे जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक इनसे पहले, तो इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, और ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, ये इनके बारे में याद रखना है आपको। ठीक है, दीवाने कोही अक्सर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बाकी अब अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा कथन अकबर के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो अकबर के बारे में यहाँ पर इनकरेक्ट है। अच्छा, जो स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको और याद रखिएगा अगर आपको ना पता हो, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है यहाँ पर कि 5 नवंबर 1555 में अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, तो पहला स्टेटमेंट ही यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये जो ईयर यहाँ पर दे रखा है ये ईयर यहाँ पर गलत है, इट शुड बी 1556। दूसरा है यहाँ पर अकबर के राजस्व मंत्री थे, इनका नाम टोडरमल था, एंड आई होप कि आपको अच्छे से पता होगा ये चीज़। इसके बाद अगर हम बात करें प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन थे अकबर के दरबार में, तो इसमें अब्दुल समद, दसवन और वसावन, ये यहाँ पर थे इनके दरबार में। ठीक है, तो दसवान भी थे, बसावन भी थे और अब्दुल समद भी थे, तो ये भी यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद बैजू बावरा की बात करें या फिर बाबा रामदास की बात करें या फिर बाज बहादुर की बात करें, तो ये वो संगीतकार थे जो कि अकबर के शासनकाल में थे, तो ये भी आपको याद रखना है। ये देखिए घुमा फिरा के इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर आपको 3-4 चीज़ें जानने को मिली हैं। सबसे पहला ये कि पानीपत का युद्ध कब हुआ, तो 5 नवंबर 1556 को हुआ अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, अकबर के जो राजस्व मंत्री थे टोडरमल का नाम था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी प्रसिद्ध चित्रकार और आपने जो संगीतकार हैं उनके बारे में भी यहाँ पर देख लिया। इसके बाद अब जो है मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि एक तरफ आपको विद्रोह दिए हुए हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर उनसे रिलेटेड जो नेता हैं उनके नाम दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है। सन्यासी विद्रोह की अगर हम बात करें तो सन्यासी विद्रोह आपका केना सरकार और द्विज नारायण इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, लीड करा गया था, बिल्कुल सही है। दूसरा है आपका चुआर विद्रोह, ये दुर्जन सिंह के द्वारा इसको लीड करा गया, ये भी एकदम सही है। इसके बाद है भील विद्रोह जिसमें चितर सिंह दिया हुआ है, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। अच्छा, चितर सिंह के बारे में आप बताइए कि कौन से विद्रोह को इन्होंने लीड किया था। इसके बाद अहोम विद्रोह की बात करें तो ये गोमधर कुंवर, ये भी यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर जो आपका इनकरेक्ट था वो कौन सा था, भील का। ठीक है, अब भील को किसने लीड करा था, त्र्यंबक जी ने, इनका भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न स्थानीय पवनों यानी कि जो लोकल विंड्स हैं इसमें से कौन सी है जो आपकी कोल्डेस्ट विंड है यानी कि ठंडी हवाएं हैं। ठीक है, कोल्डर विंड है। तो इसमें पेम्पीरो है, चिन्हूक है, सिरक्को है या फिर जोंडा है। तो देखिए चिन्हूक की बात करें या सिरक्को की बात करें या जोंडा की बात करें तो ये तीनों ही जो हवाएं हैं ये कैसी हैं, आपकी गर्म हवाएं हैं। जबकि पेम्पीरो की बात करेंगे तो ये कैसी है, आपकी ठंडी हवा है। इसके बाद आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पर। अगला यहाँ पर दिया हुआ है आपका ग्रासलैंड से रिलेटेड कि अगर ग्रासलैंड प्रोटेक्शन नहीं करा जाएगा तब क्या उसका इम्पैक्ट हो सकता है और क्या कुछ है ग्रासलैंड के बारे में। तो सबसे पहला यहाँ पर स्टेटमेंट है कि भारत का जो पहला घास संरक्षण क्षेत्र है उसको रानीखेत में स्थापित किया गया है, यानी कि इंडियाज़ फर्स्ट ग्रास कंजर्वेशन एरिया हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन रानीखेत, ये एकदम सही है। दूसरा यहाँ पर कार्बन सोखने में घास के मैदान वन भूमि से अधिक प्रभावी हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, इस स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन कई बार बन चुका है तो ज़रूर इसको याद रखिएगा। इसके बाद आगे मूव करते हैं अगले स्टेटमेंट पर। सो जो थर्ड स्टेटमेंट है इसमें बात करी गई है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए इनका संरक्षण बड़ा ज़रूरी है, यानी कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए इनका प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। सो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। तो इस तरीके से तीनों ही स्टेटमेंट जो है, तीनों ही कथन हैं यहाँ पर करेक्ट, इनको ज़रूर याद रखिएगा। ग्रासलैंड से रिलेटेड अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप एकदम सही कर पाएंगे और यही सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलें। यहाँ पर दिया हुआ है युग्म आपको, ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा है जो कि गलत है। अब यहाँ पर सबसे पहला जो युग्म है वो है आपका विश्व विज्ञान दिवस, ये 10 नवंबर को मनाया जाता है, एकदम करेक्ट है। दूसरा है विश्व शौचालय दिवस, ये आपका 19 नवंबर को होता है, ये भी यहाँ पर सही है। इसके बाद अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है
ये है आपका लोक सेवा प्रसारण दिवस, और लोक सेवा प्रसारण दिवस की बात करें तो ये आपका 12 नवंबर को होता है। ये वाली बात भी यहाँ पर सही है, तो ये तीनों यहाँ पर करेक्टली मैच है। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करें, एंड आई होप कि आपको पता होगा क्योंकि पहले जो वीडियोज़ आए हैं उसमें भी मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि ये कब होता है। ठीक है, सो ये आपका 11 तारीख को होता है, तो ये इसको याद रखिएगा 11 नवंबर को। इसके बाद आगे मूव करें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर राज्य और उनके गठन से संबंधित जो वर्ष है उसको आपको दिखाया गया है, बताना है कौन सा जो है सुमेलित है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था ये 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था, एग्जैक्टली है, ये एकदम करेक्ट है यहाँ पर। इसके बाद नागालैंड के फॉर्मेशन ईयर की बात करें तो 1 दिसंबर 1953, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। इसके बाद गोवा की बात करें तो 30 मई 1987, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। सो यहाँ पर क्या होगा आपका 4th वन, यानी कि सभी जो है यहाँ पर सुमेलित हैं। इसके बाद आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है आपका निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है कि चीनी मिलें गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में ही लगाई जाती हैं क्योंकि गन्ने का ज़्यादा समय तक गन्ने को रखा नहीं जा सकता, उसका भंडारण ज़्यादा समय तक पॉसिबल नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत गन्ना उत्पादन में विश्व में दूसरे नंबर पर आता है, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। ठीक है, अच्छा इंडिया अगर सेकंड नंबर पर आता है तो फर्स्ट नंबर पर कौन आता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप यहाँ तक आए हैं, इतना आपने वीडियो देखा है, दैट मीन्स ये आपको अच्छा लग रहा है वीडियो। सो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो हैं कम से कम अपने 5 से 6 दोस्तों में ज़रूर इस लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे साथ जुड़ सकें। और डिस्क्रिप्टिव वीडियोस को देखने के लिए या फिर करंट अफेयर के वीडियोस देखने के लिए या फिर पापा वीडियोस को देखने के लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना होगा। सो वो भी आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सो ये 2 काम आपको करने हैं। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। और अगर ऐसा होता है कि यूट्यूब के थ्रू आपको नोटिफिकेशन ना भी मिले तो टेलीग्राम से एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि वीडियो जो है वो अपलोड हो चुका है। ठीक है, सो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद 13th क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सी नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान यानी कि जो पन्ना नेशनल पार्क है इसमें से गुजरती है। अब ये नर्मदा है, केन है, तापी है या फिर चंबल। तो सही आंसर क्या होगा आपका केन रिवर है, जो कि आपका पन्ना नेशनल पार्क से निकल रही है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर है स्थानांतरीय कृषि झूम को निम्न में से किस देश में मिल्पा नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है झूम इज़ नोन एज मिल्पा इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। अब ये इंडिया है, मैक्सिको है, जापान है या फिर इंडोनेशिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा मैक्सिको। ठीक है, याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मिल्पा बोलते हैं झूम एग्रीकल्चर या झूम फार्मिंग को, कहाँ पर, मैक्सिको में। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर चकमा और होजोंग जो ट्राइब्स हैं इनसे रिलेटेड यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है। पहला स्टेटमेंट है कि चकमा मुख्यतः बौद्ध धर्म को मानते हैं जबकि होजोंग जो हैं वो हिंदू धर्म को मानते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है कि चकमा जो हैं वो किसको मानते हैं, बौद्ध धर्म को, और होजोंग जो है वो किसको मानते हैं, हिंदू धर्म को। वहीं हम बात करें पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश के देशज जनजाति हैं ये। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर सही है कि इंडिजीनियस ट्राइब्स हैं ये, इंडिया और बांग्लादेश की, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बांग्लादेश उसकी ये इंडिजीनियस ट्राइब्स हैं। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। इसके बाद आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है अल्बीडो। अच्छा, अल्बीडो क्या होता है ये भी यहाँ पर आपको आज पता चल जाएगा अगर ना पता हो। देखिए अल्बीडो का मतलब ये है कि जो सोलर रेडिएशन आती है पृथ्वी पर, ठीक है, और पृथ्वी की सतह से वो परावर्तित होकर वापस लौटती है, तो वो कितनी मात्रा में वापस लौटती है, दैट इज़ कॉल्ड अल्बीडो। ठीक है, सो यहाँ पर अल्बीडो क्या है, सौर विकिरण की पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में परावर्तित होने वाली मात्रा। ठीक है, अब यहाँ पर बताना है कि निम्न में से किस प्रकार की सतह का अल्बीडो सर्वाधिक होगा, मतलब कौन सी सरफेस होगी जहाँ से सबसे ज़्यादा मात्रा में जो सोलर रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाए। ठीक है, अब ये रेत होगी, ये आपका स्नोई सरफेस होगी, या फिर ये ग्रासलैंड वाली होगी, या फिर ये क्लाउडी। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका स्नोई, सबसे ज़्यादा। मतलब यहाँ पे जो स्नोई सरफेस होगी तो वहाँ पर जब सोलर रेडिएशन आएगी तो मैक्सिमम वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। ठीक है, सो आंसर क्या होगा आपका हिमाच्छादित। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन बंगाल के पहले सर्वेयर जनरल नियुक्त किए गए थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, ज़रूर इसको याद रखिएगा। थॉमस कॉल हैं, जेम्स रेनल हैं, मार्क वुड हैं या फिर रॉबर्ट हाइड हैं। तो सही आंसर क्या होगा आपका? जेम्स रेनल। ये बंगाल के पहले सर्वेयर जनरल इनको नियुक्त किया गया था। इसके बाद अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो है आपका वास्को डिगामा के ऊपर। वास्को डिगामा कौन से टाइम पीरियड में या कौन से ईयर में कैलिकट के तट पर पहुँचे थे? अब ये आई डोंट थिंक कि आप में से किसी को भी ना पता हो कि 1498 वो ईयर था जब वास्को डिगामा जो थे हिंदुस्तान पहुँचे थे। ठीक है, सो ये तो 1498 आई होप कि मैक्सिमम आप लोगों को पता होगा। इसके बाद आगे बढ़ें। अच्छा, पुर्तगालियों का पहला वॉइसराय कौन था? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी जो उसने लागू की थी, वो कौन सी नीति थी उसकी, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है यहाँ पर हैदराबाद की। अगर हम बात करें तो हैदराबाद राज्य की स्थापना के लिए निज़ामुल मुल्क ने निम्न में से किसके दरबार के वजीर के पद से इस्तीफ़ा दिया? मतलब निज़ामुल मुल्क किसके दरबार में वजीर के पद पे थे जहाँ से इन्होंने रिज़ाइन करा और उसके बाद हैदराबाद में एक अलग राज्य स्थापित किया। ठीक है, अब ये मोहम्मद शाह हैं, बहादुर शाह हैं, जहांगीर हैं या फिर ये नसीरुद्दीन मोहम्मद है? तो सही आंसर क्या होगा आपका? मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह यहाँ पर सही आंसर होगा। इनके दरबार में थे, फिर इन्होंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया, उसके बाद ये हैदराबाद में एक अलग राज्य इन्होंने स्थापित किया। 20th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समिति या फिर आयोग का संबंध ब्रिटिश काल में बनी अर्थव्यवस्था या फिर वित्त संबंधी समिति है? तो इसमें स्मिथ है, कैंपवेल समिति है, स्ट्रेची है या फिर दत्ता समिति? ठीक है, तो अगर हम बात करें स्मिथ समिति की या फिर हम बात करें कैंपबेल की या फिर हम बात करें स्ट्रेची की, तो ये तीनों ही जो हैं आपके अकाल से रिलेटेड थी। ठीक है, जो अकाल उस समय आते थे उससे रिलेटेड थी। और वहीं अगर हम बात करें दत्ता समिति की, तो दत्ता समिति आपकी किससे रिलेटेड है? अर्थव्यवस्था से। ठीक है, दत्ता समिति का ईयर क्या है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और उस ईयर में बहुत कुछ हुआ है, मतलब हिंदुस्तान में काफ़ी चीज़ें बहुत तेज़ी से परिवर्तित हुई हैं, तो वो भी आपको बताना है कि उस टाइम पर कौन वॉइसराय थे। ठीक है, और क्या कुछ इवेंट हुए थे। एंड आई होप अगर आपने थोड़ा बहुत यहाँ पर मशक्क़त की और आपने सर्च आउट करने की कोशिश करी तो काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा और मतलब वो आपके एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट करेगा आपको। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक मोतीलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है? ये इंडियन मिरर है, इंडिपेंडेंट है, काल है या फिर कॉमरेड? तो सही आंसर क्या होगा आपका? इंडिपेंडेंट। ये जो बुक है इंडिपेंडेंट, ये किसके द्वारा लिखी गई? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अच्छा, इनके अलावा जो ये इंडिपेंडेंट है, इसके अलावा जो दूसरी बुक्स हैं, अगर हम बात करें काल की, तो इसको किसने लिखा? शिवराम महादेव परांजे ने। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये, क्योंकि अब जो आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होता है उसमें एकदम वो जो ट्रेडिशनल तरीका था उस तरीके से क्वेश्चंस नहीं आते, काफ़ी कुछ बदले हुए क्वेश्चंस आएंगे और लीक से हट के आएंगे, तो ज़रूर इनको याद रखिएगा। कॉमरेड की बात करें, मोहम्मद अली ने इसको लिखा था। वहीं इंडियन मिरर की हम बात करें तो ये आपका मनमोहन घोष और केशव चंद्र घोष, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको आर्टिकल्स दे रखे हैं और उससे रिलेटेड यहाँ पर जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में दिया हुआ है। अगर हम बात करें आर्टिकल 14 की, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा होगा जिसने थोड़ी बहुत तैयारी करी हो, इवन ग्रुप सी के एग्ज़ाम की, उसको भी ये चीज़ पता होगी। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें आर्टिकल 51A की। ठीक है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड एंड आई होप कि आपको ऑलरेडी पता होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें आर्टिकल 51 की, जिसमें बात करी गई सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, आपको बताना ही कौन सा था कि जो यहाँ पर इनकरेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो आर्टिकल 110 यानी कि 110 की, तो इसमें डेफिनेशन दी हुई है मनी बिल की। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो तीन आपको ऑलरेडी, दो तो आपको ऑलरेडी पता ही होंगे, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 51। हो सकता है कि आपको आर्टिकल 110 के बारे में ना पता हो, तो वो अभी पता चल गया। अभी हम बात करें आर्टिकल 51 की, तो आर्टिकल 51 जो है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और सिक्योरिटी, मतलब शांति और सुरक्षा से रिलेटेड है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर 23rd नंबर का क्वेश्चन है, संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर दिए हुए हैं स्टेटमेंट। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है यहाँ पर जो करेक्ट है। पहला कि ये जो नेशनल कमीशन था वर्ष 2000 में इसको स्थापित किया गया, ये एकदम सही है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो 11 है इसमें, ये वाली बात भी सही है। इसके बाद इसके अध्यक्ष की बात करें तो MN वेंकटचलैया, ये इसके अध्यक्ष थे। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो इस तरीके से ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं इस क्वेश्चन के बारे में।
ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, 24 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन है जो कि यहाँ पर गलत है। पहला यहाँ पर दिया हुआ है कि कॉपरनिकस इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, यानी कि खगोल विज्ञान के इनको पिता माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा यहाँ पर स्टेटमेंट है कि वीनस हैज़ 2 सैटेलाइट्स, ठीक है, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। एंड आई होप कि आपको पता होगा कि 0 सैटेलाइट है वीनस के। वीनस के अलावा दूसरा कौन सा प्लेनेट है जिसके 0 सैटेलाइट है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण क्या है आपका, आयरन ऑक्साइड। एंड आई होप कि आपको ऑलरेडी पता होगी ये चीज़। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर नेपच्यून की बात करें या फिर हम वरुण की बात करें तो ये जो है सबसे बड़ा जो इसका उपग्रह है वो क्या है आपका, ट्रिटॉन है। तो एंड आई होप कि ये वाली चीज़ भी शायद आपको पता हो, ठीक है। नहीं पता है तो आपको ये 3 चीज़ें यहाँ पर जानने को मिली हैं यहाँ पर, तो बड़ी ज़रूरी चीज़ें और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें शुक्र ग्रह की तो इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। दूसरा ग्रह कौन सा है जिसका एक भी उपग्रह नहीं है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। इसके अलावा सर्वाधिक चमकीला और गर्म तारा है ये शुक्र, ये आपको पता होना चाहिए। और पृथ्वी की बहन इसको कहा जाता है, ठीक है, यानी कि सिस्टर बोला जाता है, ट्विन सिस्टर। इसके बाद नेक्स्ट हम चले अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर बात करी गई है कि कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। एकांकागुआ, एंडीज, कोसयूस्को, अल्टाई माउंटेन, एवरेस्ट की बात करें हिमालय, वहीं माउंट एल्बर्ट की बात करें तो रॉकी, ठीक है। तो देखिए पहला यहाँ पर हम बात करें एकांकागुआ, एंडीज एकदम करेक्ट है। माउंट एवरेस्ट हर किसी को पता है, हिमालय की बात हो रही है। माउंट एल्बर्ट की बात करें, रॉकी पर्वत, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर जो ये दिया हुआ है आपका कोसयूस्की, ये यहाँ पर गलत है क्योंकि ये अल्टाई माउंटेन नहीं है, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक है, उसकी ये हाईएस्ट पीक है। इसके बाद अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि सही कौन सा है। पहला यहाँ पर दिया हुआ है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर व दक्षिण में लगभग 10 डिग्री से 25 डिग्री के बीच होते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर एकदम सही है, यानी कि जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं आर बिटवीन अबाउट 10 डिग्री टू 25 डिग्री टू द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन। दूसरा यहाँ पर स्टेटमेंट है दक्षिण अफ्रीका में पार्कलैंड उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का उदाहरण है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, यानी कि जो पार्कलैंड है इन साउथ अफ्रीका आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। तो इस तरीके से बोथ स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। इसके बाद आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें बात करी गई है आपसे गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर है कि इसकी जो टोटल लंबाई है वो 594 किलोमीटर है। एंड आई होप कि अखबारों में इतना एडवर्टीजमेंट आया था इसका कि हर किसी को पता चल गया कि कितना इसकी लंबाई है, जो तैयारी नहीं कर रहा उसको भी पता होगी ये चीज़, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है कि मेरठ के बिजौली गाँव के पास से ये स्टार्ट होगा और प्रयागराज के जुडापुर दाड़ू गाँव तक ये जाएगा, वहाँ तक इसको बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये गांव के नाम ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि यूपी पीसीएस में आपसे जो क्वेश्चन आएगा वो ये नहीं आएगा कि मेरठ से प्रयागराज, वो एग्जैक्टली आपसे गांव पूछेंगे, ठीक है। लेवल थोड़ा इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड कराया। तो इस तरीके से सही आंसर क्या होगा आपका, बोथ, ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सो देखिए यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, दोनों। अब यहाँ पर जो टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं यहाँ पर गंगा एक्सप्रेसवे पर, इसमें आपका मेरठ है, हापुड़ है, बुलंदशहर है, अमरोहा है, संभल है, बदायूं है, ठीक है, शाहजहांपुर है, हरदोई है, उन्नाव है, रायबरेली है, प्रतापगढ़ है और प्रयागराज है। तो टोटल यहाँ पर कितने 12 जिले पड़ते हैं जहाँ से होकर ये गुजरेगा। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको ब्लर हो गया होगा, नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, बट मैंने आपको बता दिया, आपको याद रहेगा। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, ठीक है। तो ये 12 जिले इसके याद रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद आगे चलें अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 है कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन रैंकिंग 2021 में किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया। एंड आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप डेली करंट अफेयर फॉलो करते हैं, किसी का भी करते हैं, तो आपको ये वाला क्वेश्चन ज़रूर आया होगा सामने नज़र में, तो ये याद होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा आपका, सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन नई दिल्ली का। इसको जो है यहाँ पर नंबर 1 रैंकिंग मिली थी। इसके बाद आज के अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें बात है कि निम्न में से कौन सा देश है जो डेविस कप 2021 का विजेता बना। ये रशिया है, अमेरिका है, जापान है या फिर क्रोएशिया है। तो सही आंसर क्या होगा आपका, रशिया, ठीक है। रशिया जो है वो यहाँ पर जीता। किसको हराया, तो वो हराने वाली मतलब जिसको हराया वो कंट्री कौन सी थी, क्रोएशिया थी, ठीक है।
इसके बाद अब जो है आज के आखिरी क्वेश्चन पे आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 30। सिमोन बाइल्स, इन्हें जो है टाइम मैगजीन ने 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट के लिए चुना है। सो इनका संबंध जो है वो कौन से गेम से है, कौन से एथलेटिक गेम से है? सो ये जिम्नास्टिक है, जेवलिन थ्रो है, पोल वॉल्ट है, या फिर ये स्प्रिंट है? तो सही आंसर क्या होगा? जिम्नास्टिक। ठीक है, जिम्नास्टिक यहाँ पर सही आंसर होगा।